जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जो अलग अलग है। कैसे आईएमएफ से लोन जो आ रहा है, कैसे पाकिस्तान के ऊपर कर्ज चढ़ेगा और कैसे पाकिस्तान को इसकी शर्तें माननी पड़ेगी, और क्या इनके जो रिएक्शन अभी सामने आएंगे आईएमएफ के लोन आने के बाद, उनके रिएक्शन और उनके जो प्रभाव है वो पाकिस्तान की आवाम को कब तक झेलने पड़ेंगे। इस प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों थे ऑपोजिशन भी कह रही थी कि आईएमएफ के साथ किन बेसिस पर आपके मुज़ाकरात हुए हैं वो सामने लाए जाएं, बिल आखिर वो चीज़ें सामने आ गई। यही एक्सपेक्टेड था कि ऐसी सख्त शराइतें होंगी। देखिए, दो बुनियादी बातें हैं। पहला बुनियादी नुक्ता तो ये है कि कोई हमारी कनपट्टी पे, किसी हुकूमत की कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखता। हमें कोई ज़बरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। हम आईएमएफ के पास जाते हैं क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उनमें खसारे हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ नहीं रही, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 70-80 बिलियन पे जा रही हैं। तो कोई 15-16 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होने चला है। तो आप समझिए कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, तो हम जाएं कहाँ जाएं। ऑपोजिशन जरूर तनकीद करती है, लेकिन ऑपोजिशन ने भी कोई मुतबादिल एक हिकमत अमली या मुतबादिल कोई तरीका कार जो है वो सामने नहीं रखा। कुछ चीजें तो हमने शराइत पूरी कर दी। आपने जिक्र किया $1 बिलियन से पहले हमने कोई 350 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए, कोई 300 अरब का टैक्स डीजल और पेट्रोल के ऊपर था, जो इवेंचुअली कोई 30 रुपए फी लीटर जाना है। बिजली की कीमत बढ़ाई गई थी। तो $1 बिलियन वसूल करने से पहले मेरा तखमीना यह है कि तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का इजाफी बोझ डला था, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 30,000 रुपए फी पाकिस्तानी खानदान, कोई तकरीबन 3 करोड़ खानदान इस मुल्क में बसते हैं, तो 30,000 रुपए का इजाफी बोझ जो है वो तो पहले ही डल चुका है। अब जो नई डिमांड मतलब कि आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, आपको टैरिफ की मद में पैसे देने ही देने हैं। बिजली आए ना आए, आपको पैसे देने ही देने हैं। आप देख लें शाम के टाइम घरों में गैस बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, लेकिन क्या करें, पैसे तो आपको देने ही देने हैं। गैस के बिल तो वैसे आने ही आने, और न सिर्फ आने ही आने हैं बल्कि बढ़ते जाएंगे। अभी पाकिस्तान हमें ये बता रहा है कि पिछले एक साल में तकरीबन 56% 56% बिजली की कीमत जो है वो बढ़ी है। इसके साथ साथ कोई 55% जो है वो खाने बनाने के तेल की कीमत बढ़ी है। फिर कोई 41% दाल मसूर की कीमत बढ़ी है। तो आप, मेरा मशवरा ये है कि तो कस्टम ड्यूटीज बढ़ाइए। दालें तो हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाइए तो जाहिर है ये चीजें महंगी हो जाएंगी। तो आप कोशिश ये करें कि ये 3 या 4 चीजों का इस्तेमाल बंद कर दें जिनकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल जो 55% बढ़ा है, बिजली इस्तेमाल करना बंद कर दें, पेट्रोल, दालें भी खाना बंद कर दें, मसूर की दाल खाना बंद कर दें, वो 41% बढ़ी है। तो फिर आपके ऊपर महंगाई का वो बोझ नहीं पड़ेगा। सही। तो आईएमएफ का जाहिर है अभी आपका ये ख़त्म होना है, इस साल के आखिर में आपका ये प्रोग्राम ख़त्म होना है, तो उसके बाद भी ये इस प्रोग्राम को कंटिन्यू हुकूमत रखेगी या मजबूरी है कि हमने रखना ही रखना है? देखिए, सितंबर 2022 में ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है। इसमें लगभग $2 बिलियन हमें और मजीद मिलना बाकी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। ये है कि ये पहली हुकूमत होगी पाकिस्तान की 70 साला माशी तारीख में, या 70 साला हमारा जो ताल्लुक रहा है आईएमएफ के साथ, पहली हुकूमत होगी कि इसको 2 आईएमएफ के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। सितंबर 2022 में ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और अगले कुछ महीनों में मुझे नजर नहीं आ रहा कि हम इस प्रोग्राम से बच निकलेंगे। हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाना देखिए, अगर 2022 के सितंबर में खत्म होता है, 2023 में इलेक्शंस हैं, अब जरूरी तो नहीं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, अगर कोई और हुकूमत आती है तो वो पाबंद होगी इसको कंटिन्यू करने की, उन्हीं शराइत के साथ जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मामला उन्होंने तय करे।
देखिए सितंबर 2022 में ये करंट प्रोग्राम खत्म हो रहा है। हाँ। मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि हमें फौरन उसके बाद जो भी हुकूमत हो वो उसको आईएमएफ का एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। और उससे पहले जो 4 शराइत अभी सामने आई हैं आईएमएफ के प्रेस रिलीज में, उसमें तकरीबन 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस हैं तनख्वाहदार तबकात के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं उनके ऊपर भी आप टैक्स का रेट बढ़ा दें और 170 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा करें। दूसरी उनकी फरमाइश, उनकी शर्त ये है कि जो हाउसिंग स्कीमों के लिए पैसे दे रखे हैं स्टेट बैंक ने और बैंकों के ऊपर लागू कर रखा हाँ, है, उसको भी खत्म करें। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इजाफी पैसे दिए जा रहे हैं उनको भी बंद किया जाए। और टेक्सटाइल सेक्टर को जो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कर्जाजात दिए जाते हैं वो भी स्टेट बैंक खुद से देना बंद कर दे और एक नया इदारा कायम किया जाए। तो ये 4 बड़ी शराइत हैं जो हमने पूरी करनी है। हम तो कह रहे थे सीमेंट बड़ा बिक रहा है, सरिया बड़ा बिक रहा है, तो जाहिर है ये जो हुकूमत ने इतनी छूट दी हुई थी, एमएनएसटी दी हुई थी, उसकी बदौलत था। हम कह रहे थे तामीराती शोबे को बड़ा बूम मिल रहा है, तो ये तो जाहिर है फिर इंडस्ट्री आपकी नीचे जाएगी, इसको तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए इन 4 चीजों के नतीजे में अगर इंडिविजुअल्स के ऊपर, सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स का रेट बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उनकी कुव्वत खरीद गिर जाएगी, वो बाजार में जाके कम चीजें खरीदेंगे। अगर बाजार में जाके कम चीजें खरीदेंगे तो फिर कम चीजें बनानी पड़ेंगी, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो नीचे चली जाएगी। अगर हाउसिंग स्कीम और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे आपने कहा कि उनकी जो रियायती कर्जाजात हैं, अगर वो स्कीम वापस की जाती है तो फिर आप सोचिए कि उसके साथ कोई 50-60 मजीद इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जो आपको सीमेंट प्रोवाइड करती हैं, जो आपको सरिया प्रोवाइड करती हैं, उनका भी डाउनफॉल हो जाएगा। फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो भी प्रेशर में आ जाएगा। तो ओवरऑल तो मईशत इन शराइत के नतीजे में मजीद स्लो डाउन हो जाएगी और जो हुकूमत ने इशारे दिए हैं जीडीपी ग्रोथ की तरफ से, वो मेरा खदशा है कि पूरे नहीं हो पाए। है पाकिस्तान में भी आपने बहुत लंबा अरसा गुजारा और अभी अमेरिका में भी आप इस प्रोफेशन से मतलब लिंक है। सर मुझे ये बताएं कि आईएमएफ से हमने लोन $6 अरब का मतलब हमारी जो बातचीत हुई थी, लेकिन वो मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स उनके हमें वो दे रहे हैं। अभी 1 अरब 5 करोड़ का इंस्टॉलमेंट हमें मिल चुका है, उस पर बड़ी एक खुशी मनाई गई। और अगर हम ये देख लें कि 2 महीने या 2.5 महीने हमें उसके ऊपर काफी काम करना पड़ा, बहुत मुश्किल कंडीशन लगाई गई। सर क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है या फिर यही ऑप्शन है कि हम आईएमएफ के पास जाएं और वो कहें कि मिनी बजट लेके आओ, हम आपको जो है ये $1 अरब मजीद दे देंगे? शुक्रिया फखर साहब। देखिए पाकिस्तान के पास अगर कोई एक ऑप्शन रह गया है तो वो खुददारी का है। अगर पाकिस्तान की क़यादत खुददारी दिखाए, अगर पाकिस्तान की क़यादत अक्ल, फहम, फरासत और जो नई टेक्नोलॉजी के तकाज़ों के मुताबिक आकिल, बालिग और दाना लोगों को पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में लाए, तो शायद हमारे पास पॉलिसीज़ भी कहीं ना कहीं उसमें रिफ्लेक्ट हों। ये दुरुस्त है कि आईएमएफ पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत थी और है। वजह देखिए, जब हमारे पास जब क्रेडिट कार्ड होता है तो अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट्स डिले करते हैं या हम अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या हम अपनी सीलिंग पर पहुंच गए और फिर कंपनी से कह रहे हैं कि जनाब हमें और पैसे भी दें, तो कंपनी कहती है अच्छा आपकी जो इनकम है वो क्या है। हम उन्हें बताते हैं कि जी मैं तो साल के इतने पैसे बनाता हूँ, तो कहते हैं अच्छा तो क्या ये पैसे वापस करने के आप काबिल हैं इस कमाई में, तो उसकी बुनियाद पर वो फैसला करते हैं। इसी तरह जो आपकी इंटरनेशनल रेटिंग होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह होती है कि जिस तरह आपकी एक क्रेडिट रिपोर्ट बनती है, आपकी एक प्रोफाइल बनती है, बहैसियत एक इंसान या बहैसियत एक कंपनी या बहैसियत एक मुल्क, जो देखा जाता है कि इस मुल्क की जो इसकी इकोनॉमी है वो कितनी मजबूत है, इस काबिल है कि वो अपने जो पेमेंट से वो कर सके। हम गुज़श्ता कुछ अरसे से देख रहे हैं, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी या उससे पहले भी पाकिस्तान तो कई दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुका है। अब आईएमएफ है क्या जो हम कहते हैं कि आईएमएफ कोई पाकिस्तान का दुश्मन है? नहीं, आईएमएफ तो एक बैंक है। आईएमएफ कारोबार करता है।
IMF खैरात नहीं बांटता। हम जब IMF के पास जाते हैं तो हमारा ख्याल ये होता है कि शायद खैरात मिलेगी। IMF कहता है नहीं, पहले ये बताओ ये पैसे दोगे कैसे, क्योंकि उन्होंने अपना कारोबार करना है, लिहाजा वो आपके लिए शराइत रखते हैं। शराइत क्यों रखते हैं? शराइत इसलिए रखते हैं कि आपकी बहैसियत मुल्क जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो रियलिटी से बहुत दूर हैं। आपकी आदात व अतवार बहैसियत कौम नवाबों वाली है। आपकी जो ओवरऑल कंज्यूमरिज्म की तरफ आपका जो सफर है वो खौफनाक है। देखिए, एक जमाना था जब पाकिस्तान की सोसाइटी जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी समझी जाती थी, और फिर उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कर्जों पर गाड़ियां लेना और उसकी किस्तें अदा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस लेवल पर कंज्यूमरिज्म लाई गई एक ऐसे मुल्क में कि जहां जो एनर्जी इनसिक्योर मुल्क है। देखिए, जब आप कौमी मफादात का तयन करते हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी जो आपकी है, कौमी सलामती है क्या चीज? कौमी सलामती में 3 बड़े अज्जा हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बात इकोनॉमी से चली है, तो उसी पे बात के खत्म करता हूँ। कौमी सलामती में दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कौमी सलामती में 3 बड़े अनासिर समझे जाते हैं कि ये अगर हों सिक्योर तो मुल्क खुशहाल हो सकता है। अगर ये सिक्योर नहीं होंगे ये मुल्क कभी खुशहाल नहीं हो सकता। पहली, फूड सिक्योरिटी, खुराक की। आप इतनी खुराक वाफिर मकदार में पैदा करते हैं कि आप अपना भी पेट भर सकते हैं और दुनिया पे भी बेच सकते हैं। फूड सिक्योरिटी। सेकंड, वाटर सिक्योरिटी। आपके पास इतना वाफिर मकदार में पानी मौजूद है आपके मुल्क में, या आपने अपने मुल्क में पानी को इतना ज्यादा कंजर्व किया हुआ है कि अगर साल में 1 साल तक बारिशें भी ना हो तो आप अपना काम चला सकते हैं, आपकी एग्रीकल्चर नहीं बैठेगी। और तीसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, जो आपके पास तवानाई के वसाइल इतने ज्यादा हैं कि आप अपनी घरेलू और इंडस्ट्री की जरूरियात पूरी कर सकें। अगर आपके पास इन 3 में से एक नुक्ते पर भी वल्नरेबिलिटी है या कमजोरी है तो आप समझ जाएं कि आप नवाबी के स्टाइल में खैरात लेने वाले मुल्क हैं। हमने क्या किया है पाकिस्तान में कि हमने जो IMF के पास गए, ये जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, ये ठीक है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग पे कुछ मुस्बत शायद असर पड़े, क्योंकि अगर IMF को पैसे दे रहा है तो वो शायद पाकिस्तान पर इतना एतमाद